professional hypnotherapist, and resource person in different training programs. My today's topic is strengthening professional resilience to mitigate burnout in educational setting. This is the overview of the presentation. Okay. Before going towards the formal introduction of this topic, I would like to present my topic in storytelling form. Just focus few questions. Did you ever visit ICU of hospital or jail setting or law enforcement setting? ओके अब इन सारी सेटिंग्स में एक्सक्यूज मी इन सारी सेटिंग्स में जो कॉमन पॉइंट है वो है स्ट्रेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, चैलेंजेस, सेटबैक्स। और अगर हम पर्टिकुलरली एक खास सेटिंग की बात करें, आईसीयू ऑफ हॉस्पिटल, जिसका मोस्टली लोगों को एक्सपोजर होगा या कम से कम इमरजेंसी का खुदा न खास्ता हेल्थ इश्यूज के साथ जाना हुआ होगा, तो उसमें हमने ये देखा होगा कि मैम आप ऑडिबल नहीं है अभी। एक तरफ तो पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो क्रॉनिक पेशेंट्स को देख रहा होता है, और दूसरी तरफ वो जब हम उनको नर्सिंग काउंटर पे जाके देखते हैं तो वो रूटीन की बातें भी कर रहे होते हैं और समटाइम्स कह के भी लगा रहे होते हैं, और हमें वो चीज़ बहुत बुरी लग रही होती है कि हमारा ब्लड रिलेशन है, हमारा पेशेंट जो है वो मुसलसल डाउन 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 जा रहा है और इनको कहकों की और हंसने की पड़ी हुई है। But this is their routine work. They are professional. They have become resilient. Keep in mind, मैंने 3 लफ्ज यूज किए हैं. They are professional, resilient और used to. रूटीन वर्क है तो वो यूज टू हो चुके हुए हैं इस चीज के। दूसरी बात मैंने बात की है प्रोफेशनल की, रिजिलियंट की। अगर हम प्रोफेशनल होने को डिस्कस करें तो उस वक्त मैं बात कर रही हूँ उनके रोल उनकी परफॉर्मेंस की, और अगर मैं बात कर रही हूँ रिजिलियंट होने की तो रिजिलियंट का मतलब ये है कि मैं उनके इनर एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। प्रोफेशनलिज्म उनका आउटर एस्पेक्ट है कि वो किस लेवल पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपना परफॉर्म बेटर कर रहे हैं या नहीं। और अगर मैं रिजिलियंट होने की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उनके इनर एबिलिटी, उनका इनर एस्पेक्ट जो है, उनकी इनर और इंटरनल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ कि उनकी कोपिंग स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रांग है कि वो एक वक्त में बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी वर्क पेस पे बिल्कुल भी फर्क नहीं आने दे रहे और अपना ड्यू रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को साइड बाय साइड मेंटेन किए हुए हैं। दिस इज एक्चुअली प्रोफेशनल रिजिलियंस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसी प्रोफेशनल रिजिलियंस की बात हम एजुकेशनल सेटिंग में करेंगे। एंड दिस इज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन
Now, this is a formal introduction of our topic, that is professional resilience. Professional resilience refers to the ability of educators to adapt, recover, and continue performing effectively despite workplace challenges, stressors, and unexpected setbacks. Resilience is not an inborn trait, it is skill developed over time. हम अपनी जिंदगी में इसको आके दुनिया में लर्न करते हैं, ये हमारी इंस्टिंक्ट में मौजूद नहीं होती। वो लाइफ के चैलेंजेस जो हमने रोजाना की बुनियाद पे फेस करने हैं, वो चैलेंजेस एक्चुअली आपको इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हम रोजाना जो इस तरह के या इससे हट के जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, उनको बेटर वे में टैकल कर लें। Very beautiful question is this, what makes you resilient? बहुत ही एक पेट आंसर है इसका, expecting the unexpected makes you resilient. जब आप ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट कर रही होती हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर होती हैं, और उसके बाद एक खास वक्त ऐसा आता है जब आप अपने आप को ये मैसेज देती हैं कि एवरीथिंग इज मैनेजेबल। आप उस वक्त अपने रिजिलियंस की पीक पे होते हैं। ओके, what is the difference between resilience and growth? Resilience is already discussed a lot, and growth refers to the positive psychological change that goes beyond recovery, leading to improved skills, insight, and personal development after challenges. अगर आप इसको शॉर्टली देखें तो दिस इज द गेम ऑफ बाउंस बैक एंड बाउंस फॉरवर्ड। हमारे अंदर एक ऐसी चेंज आती है जब हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। ग्रोथ इज एक्चुअली द रिवॉर्ड टू स्टे इन चैलेंजेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड बिकम अ बेटर पर्सन टू फेस फ्यूचर चैलेंजेस इन बेटर वे। जिसको कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, उस तरह वाली कैफियत जो होती है, दैट इज योर ग्रोथ। आप कुंदन बन चुके होते हो, और ये रिवॉर्ड इस चीज का होता है, जो रिजिलियंस होती है वो आपको रिजिलियंट पर्सन फौरन बाउंस बैक करता है जब किसी भी डिफिकल्टी में, किसी ट्रॉमा में, किसी स्ट्रेस में, किसी चैलेंज में जाता है, तो एट वंस अपनी रूटीन पेस पे, वर्किंग पेस पे चला जाता है। लेकिन ग्रोथ रिवॉर्ड उस बंदे का होता है जब वो उन चैलेंजेस के अंदर स्टे करता है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, उन चैलेंजेस को एब्जॉर्ब करता है, उनसे लर्न करता है, और अपने अंदर एक चेंज लेके आता है, ताकि ये और इससे मिलते जुलते नेक्स्ट चैलेंज ऑफ लाइफ जो बेटर पर्सन के तौर पे मैनेज कर सके। और उस वक्त जो उसके अंदर चेंज आती है, वो चेंज अब से पहले उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होती। ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स उसके रिफाइन और पॉलिश्ड होके सामने आते हैं जो उससे पहले नहीं थे। दैट इज एक्चुअली ग्रोथ। व्हाई resilience इज essential फॉर एजुकेटर्स? अब हमें resilience क्यों चाहिए, हम resilient क्यों होना चाहते हैं? Because we need to perform best, and to touch the point of this excellence and this best way to remove all hurdles at the path of best way. हमारे सामने जितनी भी हर्डल्स होंगी, हम उनको रिमूव ही तब कर सकेंगे जब हम उस लेवल के रिजिलियंट हो चुके होंगे कि हम अपने आप को ये कहें कि एवरीथिंग इज मैनेजेबल। अब resilience helps educators to maintain emotional stability, stay motivated, handle classroom stress, remain committed and enthusiastic. एक वक्त में हम बहुत सारी चीजों को अपने अंदर absorb कर रहे होते हैं, and in modern academic context, in today's fast challenging educational system, digital transformation, curriculum reforms, high accountability, resilience is the survival skill. This is totally survival of the fittest game. आप अपने आप को जब तक रिजिलियंट नहीं बनाओगे, चीजों को हैंडल नहीं करोगे, सिचुएशंस को, चैलेंजेस को कबूल नहीं करोगे, आपकी जॉब्स
सिक्योरिटी ही नहीं, आपकी एजुकेशनल सेटिंग में से ही नहीं बनती, आप अपनी जगह बना ही नहीं सकते अगर आप प्रेजेंटली इस चीज को देख लें कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट में एडी प्रोग्राम या बीएस प्रोग्राम रन नहीं करवाया तो आपकी क्या जॉब सिक्योरिटी है। सिर्फ ये कि अगर आपका सब्जेक्ट एज माइनर पढ़ाया जा रहा है तो आप उसी इंस्टीट्यूशन में स्टे करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट एज कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो आप उस इंस्टीट्यूशन में स्टे करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको 3-3 महीने के लिए प्लेसमेंट पे भेज दिया जाएगा डिफरेंट कॉलेजेस में। दिस इज द पॉलिसी एक्चुअली। तो हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली गेम जो है उसमें रह के अपनी जगह बनानी है, और ये वो चैलेंज है जब हम रिजिलियंट ही नहीं होंगे, हम चीजों को कबूल ही नहीं करेंगे, उनको इंटरनली स्ट्रांग होके टैकल करना, उनके साथ अडेप्ट करना नहीं सीखेंगे, तो हम अपनी जगह एजुकेशनल सेटिंग में कैसे बना सकेंगे। Next is burnout in educational setting. Burnout is something advanced form of stress. आपने इससे पहले स्ट्रेस की टर्म जो है वो सुनी होगी, और स्ट्रेस की एडवांस शक्ल जो है वो बर्नआउट है। अगर मैं स्ट्रेस और बर्नआउट को कंपेयर करूं तो जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो एक नेचुरल सिस्टम है हमारा, हार्मोन्स कॉर्टिसोल जो है वो उसको मैनेज कर रहा होता है, और कॉर्टिसोल का लेवल ऑलवेज एलिवेटेड रहता है जब हम रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई स्ट्रेस फेस करते हैं। एलिवेटेड हार्मोन आपका कॉर्टिसोल जो है उस वक्त आपकी फीलिंग्स ये क्रिएट कर रहा होता है कि आप एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, एंजाइटी टू डू सम मोर, आई हैव टू डू सम मोर, ये फीलिंग्स आपके अंदर होती हैं। लेकिन एक खास टाइम पीरियड तक रोजाना की बुनियाद पे जब आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट होता है और आप उस स्ट्रेस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, इन अदर वर्ड्स आपका नेचुरल प्रोसेस जो है वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है, ड्रेन होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त आपका जो कॉर्टिसोल है एक खास टाइम पीरियड के बाद लो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। आप एंजाइटी टू डू समथिंग मोर फील नहीं कर रहे होते, आप अपने आप को एग्जॉस्टेड और ड्रेन्ड फील कर रहे होते, और आपकी फीलिंग्स ये आती है, आई कांट डू एनीथिंग मोर। जब ये कैफियत आती है, दिस इज योर बर्नआउट फेज। तो स्ट्रेस से आप बर्नआउट में उस फेज में चले गए जब आपके अंदर ये वाली चेंज आती है। Burnout is a state of physical, emotional, and mental exhaustion caused by prolonged workplace stress. It results in decreased motivation, decreased performance, and emotional detachment from the work. आपका काम में दिल ही नहीं लगता, आप अपने आप को स्टूडेंट्स और उस इन्वायरमेंट और एजुकेशनल सेटिंग से ही डिस्टेंट फील करना शुरू कर देते हो। These are few signs and symptoms of burnout. What are the factors of burnout among educators? वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम इस लेवल तक अपने आप को स्ट्रेस के ले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द हाई वर्कलोड। वर्कलोड की अगर बात करें तो वर्कलोड, एकेडमिक वर्कलोड एक तरफ, उसके अलावा हमारी मल्टीपल ड्यूटीज इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन सेटिंग में लगी होती हैं। उन ड्यूटीज में आपकी डिसिप्लिन ड्यूटी है, एडमिन से कंसर्न है, काउंसलिंग से कंसर्न है, वट एवर इट इज। लेकिन दूसरी तरफ आपका एकेडमिक वर्कलोड जो है, आजकल अगर हम अपने सेमेस्टर सिस्टम की तरफ जाएं तो अब से पहले ऐसे नहीं था। वर्कलोड में हमें करंट सेमेस्टर का वर्कलोड देना पड़ता है, और अपना सेमेस्टर सिस्टम बीएस को पढ़ाने वाले लोग अगर अपने वर्कलोड को एनुअल सिस्टम में पढ़ाने वाले लोगों से जो इंटरमीडिएट में पढ़ा रहे हैं उनके साथ अगर कंपेयर करें, तो पहली बात तो ये कि हमें उनके वर्कलोड के इक्वल जाने के लिए कितने सब्जेक्ट्स हैं जो 3 क्रेडिट आवर और 3.5 क्रेडिट आवर के क्यूमुलेट करके उनके इक्वल जाना पड़ता है। दूसरी बात यह कि हमें सेमेस्टर 6 मंथ का साल में 2 दफा, मतलब अपना जो करंट सेमेस्टर है उसके अंदर वर्कलोड पूरा करके देना पड़ता है। शॉर्टली अगर मैं कहूँ तो जो एनुअल सिस्टम है उससे 2 टाइम्स वर्कलोड हम जो बीएस वाले लोग हैं उनका हो जाता है। तो अब से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन
ये वर्कलोड सब ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। इट मीन्स कि दिस इज गुड न्यूज कि हम एक सर्टन लेवल तक रिजिलियंट हैं जो हम इसको मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल डिमांड। आपकी इमोशनल डिमांड क्या है? आपसे इमोशनली लेबर ली जाती है किस सूरत में? आपने स्टूडेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी मैनेज करना है। अगर आप टीचर हैं सिर्फ तब भी, अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं तो उससे बड़े लेवल पे, अगर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो उससे बड़े लेवल पे, और अगर आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं तो उससे बड़े लेवल पे आपको इमोशनल डिमांड आपसे की जाती है। आपको बहुत सारी चीजें एक वक्त में मैनेज करते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना होता है, स्टूडेंट्स के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना होता है, और आपके नीचे जितने सबऑर्डिनेट हैं उन सब के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए उन मसाइल को डील करना होता है। रोल एम्बिग्युइटी, समटाइम्स ये होता है कि जी हमारी ड्यूटी असाइन कर दी गई है लेकिन उस ड्यूटी के एसओपीस ही क्लियर नहीं है, उसमें पर्टिकुलरली आपकी ड्यूटी उस तरह से डिवाइडेड वे में असाइन नहीं की गई थी, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशंस जब की जाती हैं तो वो इतनी एम्बिग्युइटी होती है कि आपको एक्चुअली खुद ही नहीं पता होता कि मुझे क्या करना था जो मैंने नहीं किया। ये वो चीजें हैं जो आपको बर्नआउट की तरफ लेके जाती हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस, बहुत सारे हमारे ही एजुकेशनल सेटअप में सोर्सेस इतने महदूद होते हैं। रोजाना की बुनियाद पे हमें पेपर वर्क, कोई ना कोई असाइनमेंट ऐसी असाइन की होती है कि आपने ये पेपर वर्क करना है, ये लिस्ट, ये डाटा, ये सारी चीजें। लेकिन वो डाटा सॉफ्ट फॉर्म में हमने कहाँ से निकालना है? हमने या तो उसको वर्ड में देना है, एक्सेल में देना है, वट एवर इट इज। हमारे पास नंबर ऑफ द सिस्टम ही कम है। एक दिन में एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो दूसरा नहीं कर सकता। और अगर आप उन सिस्टम्स को ले लें, अगर उन्हीं के साथ डाटा एनालिसिस करवा रहे हैं तो वो सिस्टम आपके उस वर्जन के साथ कंपेटिबल नहीं है जो वर्जन रिक्वायरमेंट है आपके कोर्स कंटेंट की, और वो उसमें इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। और दूसरा एक और स्ट्रेस के आपकी मजबूरी है कि आप बच्चों को कहो कि लैपटॉप लेके आए, फिर वो लैपटॉप आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये लिमिटेड सोर्सेस अल्टीमेटली स्ट्रेस क्रिएट करते रहते हैं। अब अगर फर्ज करें आपका वो है कंप्यूटर है तो फिर प्रिंटर में प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर है तो उसमें इंक नहीं है। ये चीजें आपको साइड बाय साइड एब्जॉर्ब करनी है। आप उस काम को अगर करना चाहें तो एक सर्टन लेवल पे कर सकते हैं। एक जगह पे नहीं है, दूसरी लैब में होगा, लैब में नहीं है, किसी ऑफिस में होगा, लेकिन आपको काम करना है। इसके साथ साथ आपको स्टूडेंट्स के बिहेवियर को भी देखना होता है। कुछ बच्चे बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनकी चीजों को भी, उनकी बातों को भी एब्जॉर्ब करना होता है अपने अंदर। की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल रेजिलियंस, लाइक सबसे पहले जो बात है इसमें अडेप्टेबिलिटी है, एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। मुझे नए हालात के साथ लेके अपने आप को कैसे चलना है। जब आप अपने आप को अडेप्ट करना नई चीजों के साथ सीख लेते हैं, वो एबिलिटी आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो आपका सफर रिजिलियंस की तरफ, प्रोफेशनल रिजिलियंस की तरफ चल पड़ता है। एक वक्त में बहुत सारी चीजों को साथ लेके अपने आप को एडजस्ट करते हुए आगे चलना। इमोशनल रेगुलेशन, अब अपने इमोशंस की बात है यहाँ पे। अपने इमोशंस को आपने रेगुलेट कैसे करना है? आपने अपने स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, इन सब चीजों को एक वक्त में साथ मैनेज करते हुए जब चलना है। लाइक स्टूडेंट क्लास में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि रिपीटेडली डेडलाइन को मिस कर रहे हैं। आपने टेस्ट दिया, बच्चों ने अटेंडेंस शॉर्ट कर ली। आपने असाइनमेंट दी, बच्चे नहीं करके लाए। आपने सरप्राइज टेस्ट दिया, बच्चों ने ब्लैंक शीट्स दे दी आपको। उसके बाद आप के साथ बिहेवियर डिस्ट्रप्टिव होगा, आपके साथ बात करने का अंदाज, अगर आप पोलाइटली बोल रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी बात का आपकी टोन के साथ जवाब नहीं दे रहे होते, वो आपको क्लास के अंदर चीज इरिटेट कर रही होती है, लेकिन आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। आपने वहां पे अपने इस तरह से नहीं बोलना कि आपको उन बच्चों को लगे कि ये हमारी टीचर नहीं है, समथिंग एल्स है।
तो आपने उस वक्त स्ट्रेस और अपनी डिसअपॉइंटमेंट और अपनी उस फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल करते हुए पोलाइटली बच्चों से बात करनी है, और उस वक्त बच्चों से खुद डेडलाइन लेनी है। ठीक है, आप मेरी डेडलाइन के ऊपर काम नहीं कर सके, आप मुझे बताएं, इस वक्त नहीं बता सकते, मेरे बाद में अपनी सीआर को बता दें। उनकी ऑलवेज उनकी डेडलाइंस के साथ चलें जो विद इन सेशन आपके कोर्स कंटेंट को जस्टिफाई करते हुए चले। तो उससे ये होगा कि शॉर्ट अटेंडेंस भी नहीं होगी बच्चों की, बच्चों के दिए हुए डेडलाइन के ऊपर उनसे काम लेंगे तो वो काम हो भी जाएगा। सस्टेन्ड परफॉर्मेंस, द कैपेसिटी टू कंटिन्यू वर्किंग इफेक्टिवली, इन सारी चीजों को साथ लेते हुए अपनी परफॉर्मेंस, अपनी पेस, वर्किंग पेस, अपनी परफॉर्मेंस पेस को अपसेट नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी वेलबींग, फिजिकल और मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना है। ये वो की एस्पेक्ट्स हैं जो प्रोफेशनल रेजिलियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज दिस कि आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। लाइक रेजिलियंट एजुकेटर बिलीव चैलेंजेस हेल्प मी ग्रो, आई कैन लर्न न्यू स्किल्स, माय वर्क मेक्स अ डिफरेंस। जो भी आपको हर्डल्स रोजाना की बुनियाद पे, जो भी डिफिकल्टी, जो भी स्ट्रेस चैलेंज फेस करना पड़ता है, उसके साथ आप अपना माइंडसेट ये रखें कि ये चैलेंजेस मुझे मेरी ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे रिजिलियंट बना रहे हैं। मैं जितना भी काम करूंगा, मैं जैसा भी काम करूंगा, कल से तो इम्प्रूवमेंट आ रही है ना। माई वर्क मेक्स अ डिफरेंस, मैं जितना भी काम करूंगा वो मेरे डिपार्टमेंट की वर्किंग में एड ऑन होगा। आप अपने आप को वहां पे वर्दी फील करेंगे। जब आप अपना ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे तो आप अपने डिपार्टमेंट में, अपने एजुकेशनल सेटिंग में अपने आप को वर्दी फील करेंगे। नेक्स्ट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू resilience इन एजुकेटर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, जो आपको रिजिलियंट बनाएंगे? इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले आपकी सेल्फ एफिकेसी, बिलीव इन वंस एबिलिटी। आपको खुद पता होना चाहिए, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको खुद होनी चाहिए। मैं कितने पानी में हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं कौन सा काम किस लेवल तक जाके कर सकती हूँ। किसी जूनियर के कहने पे, किसी सीनियर के कहने पे, किसी स्टूडेंट के शेक करने पे, या कोई ऐसा कमेंट्स आपको किए जाते हैं, आप न्यूली ट्रांसफर्ड हो, आप न्यू कमर हो, आपको शेक करने के लिए समटाइम्स इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या सलाहियत है। अपनी उस सलाहियत पे यकीन करते हुए आप अपने आप को रिजिलियंट बना सकती हैं। पर्सनल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, आपकी इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका विल पावर आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी एनालाइज क्लासरूम इश्यूज ऑब्जेक्टिवली। लाइक अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है तो आप यकीनन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स के लेवल पे जाके सॉल्व करेंगे, ना कि उसको, यानी अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के लेवल पे जाके सॉल्व करेंगे, दैट वुड बी द ऑब्जेक्टिव वे, without reference of any person, without reference of any student, टीचर, मैनेजमेंट। आप प्रॉब्लम को उसके लेवल पे जाके सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए। विद रेफरेंस ऑफ पर्सन अगर आप बात करेंगी तो आप सब्जेक्टिव वे में बात कर रही हैं, तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर आप सब्जेक्टिवली उसको डील करेंगी, अगर उस प्रॉब्लम को विद रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट और टीचर और मैनेजमेंट बात करेंगी, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व शायद हो जाए, लेकिन एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपने रेफरेंस दे दिया एक पर्टिकुलर पर्सन का जो कि उस वक्त सिचुएशन में मौजूद नहीं, और ये चीज आपके लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ओके, नेक्स्ट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड इन external factors, very important factor is supportive leadership. सपोर्टिव लीडरशिप में अगर आपकी लीडरशिप, लाइक आप एक सिंपल टीचर हैं, मेंबर हैं डिपार्टमेंट के, तो आपकी लीडरशिप में आपकी हेड भी आएंगी,
आपकी वाइस प्रिंसिपल भी आएंगी, आपके प्रिंसिपल भी आएंगी। ये वो लीडरशिप है जो बहुत सपोर्टिव हमारे लिए हो सकती हैं। आपको अगर कोई टास्क असाइन किया गया है, तो इस लीडरशिप का सपोर्टिव होने का मतलब ये है कि वो हमें असेस करे कि वो जो टास्क हमें असाइन किया गया है उसमें पर्टिकुलरली हमारा ABC, आप जो भी हैं, आपका रोल क्या था, आपकी ड्यूटी क्या थी। 4 लोगों की कमेटी में अगर कोई ड्यूटी असाइन की गई है, तो क्या चारों लोगों ने काम किया? ये असेसमेंट हमारी लीडरशिप को होनी चाहिए कि अगर चारों ने नहीं किया, 2 ने किया, इट मीन्स सोशल लोफिंग हो रही है। सोशल लोफिंग का मतलब ये होता है कि कुछ मखसूस लोग ग्रुप में काम करते हैं, बाकी लोग काम नहीं करते। अगर वाकईतन ऐसा हुआ है तो पनिशमेंट तो इस लेवल पे नहीं किसी को दी जा सकती, लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि वही वाली ड्यूटी या वही वाला टास्क किसी और काम में, किसी और कमेटी में उसी मेंबर को डाल के उससे बताया जाए, रियलाइज करवाया जाए कि आपको ये ड्यूटी दी गई, आपने ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, उसके इवज आपको ये एक्स्ट्रा ड्यूटी दी जा रही है। अगर इस तरह से होगा तो काम करने वाले का मोराल हमेशा अप रहेगा। अदरवाइज अगर ये असेसमेंट नहीं हमारी लीडरशिप करेगी, तो वो जो काम 2 लोगों ने किया ना, नेक्स्ट टाइम वो भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है ऐसी असेसमेंट, और ये सपोर्टिव लीडरशिप में आती है, ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट, क्लाइमेट की मैं थोड़ी सी वजाहत करूं। क्लाइमेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक हम अपने इमोशंस को, एक पर्सन ABCDE वट एवर, एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, तो ये शेयर्ड इमोशंस जो होते हैं एक क्लाइमेट क्रिएट करते हैं आपके अराउंड। वो आपके इमोशंस नहीं होते, वो क्लाइमेट क्रिएट होता है उन लोगों के शेयरिंग इमोशंस के साथ, और वो आपके अराउंड, आपकी कान भी सुन रहे हैं उन बातों को, आपकी आंखें देख भी रही हैं, आप उनको फील भी कर रहे हो। वो क्लाइमेट जो है हमारा इंस्टीट्यूशन का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक सेफ, वर्दी, रिस्पेक्टफुल क्लाइमेट हो, आपको अच्छी वाइब्स आनी चाहिए। ये नहीं कि आप अवॉइडेंट बिहेवियर में चले जाओ कि मैं इधर भी गया तो वाइब्स अच्छी नहीं आएंगी, इधर भी गया तो वाइब्स अच्छी नहीं आएंगी, शायद कोई इंसल्टिंग हो जाए, शायद कुछ ह्यूमिलेटिंग हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव और लेग पुलिंग वाला कल्चर नहीं होना चाहिए। पीयर कोलैबोरेशन, टीम वर्क होना चाहिए, शेयरिंग रिसोर्सेज होने चाहिए, और हमारी जो लीडरशिप है उसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो अपने एजुकेटर्स को रिजिलियंट बनाना चाहते हैं, अगर उनकी ग्रोथ चाहते हैं, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किए जाए, वर्कशॉप्स की जाए, और स्पेशली वो लोग जो प्रैक्टिकल बेस्ड और रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, ताकि वो अपडेटेड नॉलेज के साथ अपने आप को लेके चल सके। नेक्स्ट, ऑब्स्टेकल्स टू रिजिलियंस। अब वो कौन सी चीज है जो हमें रिजिलियंट नहीं होने देती? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, इम्बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ। वर्क लाइफ में जब बैलेंस नहीं होगा, हम अपने इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेस अपने घर तक लेके आएंगे, और अपने घर का स्ट्रेस इंस्टीट्यूशन तक लेके आएंगे। मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके जहन में आ चुकी होंगी, बल्कि अभी तक, जब हम घर का स्ट्रेस जाके डिपार्टमेंट के काम में हर्डल बना लेते हैं, और डिपार्टमेंट का काम उठा के घर ले आते हैं, और बच्चों के टाइम की कॉस्ट पे वो काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज आपको रिजिलियंट नहीं होने देती, अल्टीमेटली आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करती है और आपको बर्नआउट की तरफ लेके जाती है। फिर ओवर एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल इवेंट, अगर रिपीटेडली देखें, यहां से मैस क्रिएट होना शुरू हो गया। जब एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल इवेंट की तरफ तो आप जा रहे हैं ना, आपने अपने घर का भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट कर लिया, आपने अपनी वर्क प्लेस का भी जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रेसफुल कर लिया, क्योंकि आप बैलेंस ही नहीं कर पाए, और वो ओवर एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल इवेंट आगे तक जाएगा। फिर आपके पास घर में भी स्ट्रेस है, आपके वर्क प्लेस पे भी स्ट्रेस है,
तो आपके पास टाइम स्पेस इनसफिशिएंट है जिसके अंदर आप उन नेगेटिव फीलिंग्स को प्रोसेस कर सको, उनको जस्टिफाई कर सको, उनको कूल डाउन कर सको, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सको, तो आप रिजीलियंट नहीं हो रहे, आप बर्नआउट की तरफ जा रहे हो। फिर ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंसेस समटाइम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। आप उस सिचुएशन को ही अवॉइड करें जहां पे ह्यूमिलेटिंग इवेंट्स हो, छोड़ दें उस जगह को। समटाइम्स यूं होता है कि जी आपका कोई न्यू कमर है, ट्रांसफर हुई है या सीटीआई है या जो भी है, आपने उसको छोटा ही भर्ती कर लिया है, हर काम आप उससे ले रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। और अवॉइड करें आइसोलेशन में जाने को। जब आप ये 5 फैक्टर्स कंट्रोल कर लेंगे तो एक्चुअली दिस इज द मिटिगेशन ऑफ योर स्ट्रेस एंड बर्नआउट, और आप अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चीजों को ठीक करने लग गए हैं टू इंक्रीज योर रेजिलियंस। ये 5 पॉइंट अगर आप मिटिगेट कर लेती हैं तो आप बर्नआउट के फेज से या स्ट्रेस के फेज से स्विच करके रेजिलियंस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। रोल ऑफ प्रोफेशनल रेजिलियंस इन मिटिगेटिंग बर्नआउट। अब प्रोफेशनल रेजिलियंस किस तरह से आपको बर्नआउट की से निकाल के रेजिलियंस की तरफ लेके आता है, तो आपने 3-4 पॉइंट बर्नआउट के देखे होंगे। क्या होगा कि अगर आप रेजिलियंस जो है वो इमोशनल एग्जॉशन को रिड्यूस कर देगी, जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देगी, वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स को रिमूव कर देगी, आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, और क्या होगा कि आपके स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और अल्टीमेटली बेस्ट जॉब परफॉर्मेंस होगी। दैट इज आवर अल्टीमेट टारगेट एट वर्क प्लेस। यही हम चाह रहे थे, और इस तरह से ये प्रोफेशनल रेजिलियंस जो है बर्नआउट को मिटिगेट करेगी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज टू बिल्ड प्रोफेशनल रेजिलियंस। इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोफेशनल रेजिलियंस की तरफ अपने आप को मूव ऑन करें। इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले आपको माइंडफुल होना चाहिए, लिव इन अ मोमेंट। आपके गिरदो नवाब में क्या हो रहा है, हमें अलूफ होके नहीं रहना, हमें जान के रहना है कि हमारे गिरदो नवाब में क्या हो रहा है। आपकी माइंडफुलनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कौन आपको क्या कह रहा है, किस तरह से समझा रहा है, हेड बात कर रही है तो वो क्या बात कर रही है, ड्यूटी टास्क जो आपको असाइन किया गया है उसको एक दफा सुन के करें। रिलैक्सेशन टेक्निक आपकी उसमें आप डीप ब्रीदिंग कर सकती हैं ताकि आप प्रोफेशनली रिजिलियंट हो सकें। टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी बहुत पॉलिश्ड होनी चाहिए। सारी चीजों को जब एक वक्त में लेके चलेंगे तो टाइम मैनेजमेंट करना, चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें, कौन सी चीज किस वक्त में आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो एक दफा प्रायोरिटाइज करके आपके 2-3 महीने गुजर चुके हैं, उसके बाद फेज चेंज हो गया, आपको रीप्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। लाइफ को रीप्रायोरिटाइज कर लें, ये काम पहले कर लें, ये बाद में हो जाएगा, ये अगर पहले कर लिया तो मैं इतना स्ट्रेस अपना रिड्यूस कर सकूंगी। ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। कभी कभी आपको यूं लगता है कि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं, तो आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं जस्ट सेइंग नो। नो कहना सीखें, बट उसमें बदतमीजी का एलिमेंट नहीं, उसमें रिस्पेक्टफुल होके नो कहना भी एक आर्ट है। लाइक आपको एक डिपार्टमेंट लेवल पे कोई टास्क असाइन किया गया है, विद रेफरेंस ऑफ योर कॉन्टेक्चुअल वर्क आप नो कह सकती हैं। आप अपनी हेड को बता सकते हैं कि मैम ये काम आज के दिन में करने के लिए इतना टाइम बाकी नहीं बचा, ये अगर मैं कल कर लूं, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट आज ही होगी और उनकी आपकी इस बात से हेड को अंदाजा हो जाएगा कि मैंने इससे पहला टास्क भी इसी से करवाया और फिर मैं ये काम इससे करवा रही हूं, तो मैं किसी और से कह देती हूँ ना, आज के दिन में इसने जितना काम करना था वो हो गया। नो कहें, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें आप अपनी चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स सच एज आई एम फेलिंग टू
आई एम लर्निंग। मत मैसेज दें अपने आप को फेलियर का, आई एम लर्निंग कह सकते हैं। आई एम फेलिंग मत यूज करें। अगर आप किसी चीज में नाकाम हो गई हैं, कोई टास्क आपको दिया गया वो आप नहीं कर सकी, डजेंट मैटर, वो नहीं, अगर आपने उस फेलियर से कुछ सीख लिया है दैट्स गुड। आप अपने आप को मैसेज ही ये दे, आई एम लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रेटेजीज वही शॉर्टली मैं बात करूंगी। हम पहले से इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, जॉब क्लैरिटी होनी चाहिए, रीजनेबल वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, मेंटोरशिप प्रोग्राम होनी चाहिए, पेयरिंग एंड शेयरिंग पे बिलीव करे मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, और कोलैबोरेटिव कल्चर होना चाहिए। सबको साथ लेके चलें, सवाल करने की जुर्रत दें, बात करें, और मैनेजमेंट को अपने जूनियर्स तक जा उनसे के मसाइल पूछ के उनको इतनी गुंजाइश देनी चाहिए कि उनको ये फील हो कि हमारे ऊपर जो मैनेजमेंट बैठी है वो हमारे तमाम मसाइल हल कर सकती हैं, और उनसे उनके मसाइल पूछे। नेक्स्ट इज एविडेंस बेस्ड मॉडल्स एंड थियरीज। शॉर्टली टच करते हुए हम आगे जाएंगे, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। लाइक मैस्लश, अकॉर्डिंग टू मैस्लश, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बर्नआउट क्रिएट करते हैं। और पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कहती है कि our positive emotions improve mental health and mental health decreases burnout। अगर हम अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखें, हम बात करें होप की, ग्रैटिट्यूड की, ऑप्टिमिज्म की, हैप्पीनेस की, अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और गुड मेंटल हेल्थ, जब हेल्दी आप होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, तो आप स्ट्रेस की तरफ नहीं जाएंगी, आप रिजिलियंस की तरफ जाएंगे। JDR model, according to JDR model, when job demands increased, then available resources, after that burnout occurs। हम उन रिसोर्सेज को इन व्यू रखते हुए अपनी डिमांड रखें। अगर हमारी डिमांड हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज से बढ़ जाती है तो बर्नआउट तो होगा। Next is social support theory, or according to social support theory, social support acts as a buffer against stress, reducing vulnerability to burnout and psychological distress। Social support में हमारे पास वो लोग हैं, family, friends and significant others। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली फ्रेंड्स भी नहीं होते, आपके मतलब जूनियर या सीनियर में से ही इवन कोई होते हैं जिनकी जुबान में आपके लिए तासीर होती है, जिनसे बात करते हुए आपको लगता है आपकी काउंसलिंग हो गई है। तो ये सोशल सपोर्ट थ्योरी जो है वो ये आपको बता रही है कि जब आपका सोशल नेटवर्क, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप बर्नआउट की तरफ नहीं जाएंगे। Next is very important model, that is 7Cs model। According to this model, हमारे अंदर मखसूस किस्म की कुछ क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है, और ये क्वालिटीज आपको रिजिलियंट बनाती हैं। सबसे पहले आपकी कॉम्पिटेंस। फर्स्ट सी इज फॉर कॉम्पिटेंस। आपकी स्किल्स और एबिलिटीज बहुत पॉलिश्ड होनी चाहिए, और अगर आपकी स्किल्स और एबिलिटीज इतनी पॉलिश्ड हैं तो इनके ऊपर बिलीव करते हुए आप कॉन्फिडेंट फील करेंगी। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, तो आप अपना कनेक्शन बढ़ाएंगे, आपका सोशल नेटवर्क और आपकी सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपका करेक्टर नेक्स्ट, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन, आप इसके बाद अपने आप को आप यूं फील करेंगी कि यू आर यूजफुल एंड हेल्पफुल इन योर सिचुएशन। अपने डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एड ऑन कर रही हैं, अपना रोल प्ले कर रही हैं। और फिर कोपिंग, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होनी चाहिए, ना कि ऐसी कोपिंग हो जिसके साथ मजीद प्रॉब्लम क्रिएट हो। जब ये 6 C's को जस्टिफाई कर लेंगी तो एट द एंड सी, दैट इज सी फॉर कंट्रोल, आप उस वक्त उस सिचुएशन में होंगी कि योर एक्शन कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम।
आप इतनी रिजिलियंट हो चुकी हैं कि आपका करना और ना करना काम मैटर कर रहा है। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट रिजिलियंस, दिस इज द पीक ऑफ रिजिलियंस। नेक्स्ट, अगर आप का कोई भी जूनियर या सीनियर किसी बर्नआउट के फेज में चला गया है, तो आप साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड कर सकती हैं, आप उसकी हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले आप ये कर सकती हैं कि इंश्योर सेफ्टी, उसके साथ रेपो डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको ये एहसास दिलाया जाए कि आप बिल्कुल सेफ हो, आपके कहे गए अल्फाज मेरे पास आपकी अमानत है। लिसन विदाउट जजमेंट, फिर आप उस मेंबर को जजमेंटल हो के मत सुने, वो जो भी कह रहा है सिर्फ उसको सुने। ऑफर इमोशनल कंफर्ट, वो इमोशनल कुशन आपके पास उस वक्त है क्योंकि आपने उसके साथ रेपो डेवलप कर ली है, आपने उसको अश्योर किया है कि आप सेफ हो, और इसके बाद उसको उस सिस्टम का हिस्सा बनाएं। कनेक्ट इंडिविजुअल्स विद सपोर्ट सोर्सेज, उस सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनाएं, उस एजुकेशनल सेटअप का हिस्सा बनाएं। उनको आइसोलेशन में मत लेके जाएं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके आए। उनको बताएं कि बाकी तो आप इतना इतना ठीक कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर ले तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और बस यकीन करें इतनी ही जरूरत होती है। ये एक इमरजेंसी है, फर्स्ट एड है, जिसमें आप किसी गिरते को उठा रहे हैं। प्रैक्टिकल टूल्स फॉर डेली रेजिलियंस, इसमें 5 मिनट की आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर लें, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग कर लें, रोजाना 3 मिनट के लिए आप लिखें आपने सारा दिन कैसे गुजारा और इस काम में आप क्या बेहतर मजीद कर सकती थी। एक चीज बहुत खूबसूरत मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, एंड आई वुड प्रेफर दैट वुड बी द टेक वे ऑफ दिस लेक्चर। सेल्फ सजेशन, सेल्फ सजेशन जो है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो एक बहुत खूबसूरत किताब है पॉजिटिव सेल्फ सजेशन पे, सेल्फ मास्टरी थ्रू कॉन्शियस ऑटो सजेशन बाय एमल क्वे। ही एक्सप्लेन्स how repeated positive statements influence the subconscious mind। एक्चुअली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना शुरू कर देंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना शुरू कर देंगे। किस तरह से, बहुत गौर से सुनिएगा। एक सेंटेंस है, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये जुमला एक दिन में रात को सोते हुए जब कोई और काम ना हो, आपको सिर्फ सोना हो, अपने कानों को इतनी आवाज में सुनाएं जिससे सिर्फ आपके कान सुन रहे हो। इस जुमले को एक रात में 10 दफा अपने कानों को सुनाएं और उसके साथ ऐड ऑन करें वो पर्सनालिटी ट्रेट जो आप अपने अंदर क्रिएट करना चाह रही हैं, वो पॉजिटिव चेंज जो आप अपने अंदर लाना चाह रही हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, दैट ट्रेट वुड बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। दिस इज resilience making activity, and we will resume on this slide later. This is action plan, and all these action plans have the objective, and this action plan is actually based on previous discussion. इसके लिए आप नेक्स्ट जो कुछ रिफॉर्म्स भी हैं आप इनको इनके अंदर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज पर नीड। एक्शन प्लान में सबसे पहले असेसमेंट फेज है, उस असेसमेंट फेज में आपको देखना है कि आप आइडेंटिफाई करें बर्नआउट के आप किस लेवल पे हैं और रिजिलियंस गैप आपके अंदर क्या रह गया है जहां पे आपको अभी मजीद वर्किंग करनी है और आप रिजिलियंट हो सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करें और अपने वर्कलोड और जॉब डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएं। स्ट्रेंथनिंग सोशल सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी और लीडरशिप एंगेजमेंट है। ये वो चीजें हैं, एक्शन प्लान को आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ले सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी ले सकती हैं। दीज आर द रिफॉर्म्स, रिकमेंडेड रिफॉर्म्स जो बाद में अगर एज पर नीड आपकी पर्सन टू पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।
As conclusion, resilience is not about being unbreakable. It is about being flexible enough to bend under pressure and strong enough to rise again with clarity, balance, and renewed purpose. Now we are going towards our activity. This is the resilience mapping. अब resilience mapping क्या तस्बीह कम होती है? ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपके पास एक आपका पर्सनल मैप होगा. इस मैप के अकॉर्डिंगली जब भी आपको कभी स्ट्रेस हो, आप क्या करें? दैट इज एक्चुअली आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड सपोर्ट दैट सस्टेन अस इन स्ट्रेस. जब आप स्ट्रेस में जाएं, आप देखें आपके रिजिलियंस मैपिंग में आपने क्या मैप बनाया हुआ है. आप उसके ऊपर एट वंस आप उसके ऊपर अमल करेंगी और आपका बहुत सारा स्ट्रेस जो है इमीडिएटली खत्म हो जाएगा. उसमें क्या है? सबसे पहले रिसोर्सेज हैं आपके इंटरनल, पर्सनल सपोर्ट आपकी क्या है, पर्सनल वैल्यूज हैं, प्रोफेशनल स्किल्स है, हेल्दी रूटीन्स है, और अलाइज में क्या है? आपके एक्सटर्नल सपोर्ट, आपके कुलीग्स हैं, कॉलेज स्टाफ है, शायद कॉलेज स्टाफ के बाद फैमिली है, कम्युनिटी है, वो सारे लोग जो आपने सोशल सपोर्ट के अंदर रखे थे. उसके बाद है कोपिंग टूल्स. कोपिंग टूल्स क्या है? आप उसमें कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग को पसंद करती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक को पसंद करती हैं, या प्रोफेशनल बाउंड्रीज को पसंद करती हैं. अभी आप क्या करेंगी? जस्ट टेक आउट योर पेपर पेंसिल, 3 सर्कल ड्रॉ करेंगी, ABC, और अपने जहन में कोई भी प्रीवियसली स्ट्रेसफुल इवेंट लेके आएंगी. अगर किसी का नहीं है प्रीवियस कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट, आप फ्यूचर में अज्यूम कर सकती हैं कि अगर कोई इस तरह का स्ट्रेसफुल इवेंट एजुकेशनल सेटिंग में होता है तो मैं सर्कल ए में एज रिसोर्सेज क्या चीज रखूंगी जो मुझे एट वंस वहां सपोर्ट करे, और एक्सटर्नल सपोर्ट में अलाइस में सर्कल बी में क्या लिखूंगी, और कोपिंग टूल के तौर पे कौन सा कोपिंग टूल यूज करूंगी और वो सर्कल सी में लिखूंगी. आपके लिए इसके पास 5 मिनट्स हैं, और आफ्टर 5 मिनट्स हम बात करते हैं इस रिजिलियंस मैपिंग पे. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई रिजिलियंस मैपिंग अपना वॉलंटेरीली शेयर करेगा विद रेफरेंस. जरूरी नहीं कि आप वो सिचुएशन भी बताएं कि वो सिचुएशन क्या थी, लेकिन कम से कम बाकी लोगों को क्लियर हो जाएगा जिन लोगों ने नहीं ड्रॉ किया होगा कि इन 3 सर्कल्स में आपने क्या लिखा और आप अपने लिए कौन सी सपोर्ट को फाइनलाइज कर चुकी हैं. हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस रिजिलियंस मैपिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स आपके ऐड हो सकते हैं, कुछ टेक्निक्स चेंज हो सकती हैं जो पहले से ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए हो. ओके, मिलते हैं 3 मिनट के बाद.
चलें, हम बात करते हैं। माइक्स मेरा ख्याल आपके ऑन हो चुके हैं, और आप में से वॉलंटेरीली कोई इस पे बात करना चाहे, उसने इस रेजिलियंस मैपिंग में क्या मैप बनाया है, ABC में क्या लिखा है, या आप कोई और बात पूछना चाह रहे हैं? मिस्टर गयास अहमद, आपका माइक अलाउ की, और कोई और भी जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो काइंडली अपना हाथ रेस करे ताकि उसका माइक अलाउ किया जाए। गयास अहमद, क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। अहमद रिजवान, आपका माइक ऑन है, आप काइंडली पार्टिसिपेट करें। मोहम्मद आसिफ राना, आपका माइक ऑन है, आप काइंडली पार्टिसिपेट करें। काइंडली जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना वो अपने हाथ रेस मत किया करें। मैंने आपका सिर्फ माइक अलाउ करना है, आपने अनम्यूट खुद करना है। हाफिज मोहम्मद, आपका माइक अलाउड है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मैडम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, हेलो। थोड़ा सा ऊंची बोलें। जी मैडम, एक अभी आपने एग्जांपल दी थी कि एक स्टूडेंट जो है वो क्लास के अंदर काम नहीं करना चाहते, तो मैंने उसी को बेस बनाकर हम ए जो है पार्ट उसके अंदर जो है वो टीचर्स के इमोशन सर्कल 1 में लेंगे। सर्कल 2 के अंदर जो है वो हम उसकी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है कि वाई स्टूडेंट्स आर अवॉइडिंग टू अपीयर इन अ टेस्ट, और उनको हम एंगेज करेंगे। और थर्ड के अंदर जो है वो हम अपनी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको एडजस्ट करेंगे ताकि अपना अल्टरनेट जो है वो हम उसमें जनरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, हम टीचर बच्चे क्यों नहीं आना चाहते, वजह क्या है, प्रिपरेशन नहीं थी, वो फियर फील कर रहे थे, टीचर का बिहेवियर जो था। अब उसके बाद अगले सर्कल में अंदर जाकर हमने जो है वो टीचर का पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो शो करेगा उसमें कि टीचर किस एटीट्यूड के साथ उनके साथ वो बात करता है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। मैं थर्ड पाबंद में हूँ टाइम की, तो एक्सक्यूज मी, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है दरमियान में, क्योंकि ये बात सारे लोगों को कन्वे हो रही है। आपने जो काम किया, दैट्स एन अदर वर्क एंड दैट्स वेरी गुड वर्क जो आपने काम किया। इसको हम एक्चुअली वो स्ट्रेटेजी कहेंगे कि आप ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देना चाह रहे। लेकिन जी जो जी बात हम कर रहे हैं रेजिलियंस मैपिंग में, उसमें ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी, आप स्ट्रेसफुल हो चुके हैं, और आपने अपना वो स्ट्रेस जो है उसको इलिमिनेट करना है। अपनी जात के लिए आप एक रेजिलियंस मैपिंग जो कि वेरी पर्सनल है, वो बना रहे हो कि जब आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उस स्ट्रेस को बर्नआउट की तरफ ना जाए, उससे पहले ही आप उसको खत्म कर लें। तो फिर आपके पास एक स्ट्रेंथ और सपोर्ट क्या होनी चाहिए कि आप अपनी जो पेस वर्किंग की पेस है उसको ना डिस्टर्ब होने दें। उसमें मैंने यानी आपको ये मैं 3 हाँ बताए। जी, वो अपने उसमें मैंने इमोशन को आपको ये कंट्रोल बताए हैं करूंगा कि ना जी। उसमें सबसे पहले आप अपने रिसोर्सेज देखें क्या है, इंटरनल और पर्सनल सपोर्ट आपकी क्या होगी, आपकी प्रोफेशनल स्किल क्या होगी, हेल्दी रूटीन उसमें आ जाएगी,
नेक्स्ट में आप अपना एक्सटर्नल सपोर्ट ऐड करेंगे, और तीसरे में आप अपने जी कोपिंग टूल्स ऐड करेंगे। तो ये वो सीन ठीक है है। जो पार्ट बी है जो मैं बात कर रही हूँ, और जो आपने बात की है दैट इज पार्ट ए। आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो आप बता रहे हैं कि ये स्ट्रेसफुल इवेंट ना हो नेक्स्ट टाइम के लिए। लेकिन मैं ये ओके बता थैंक रही हूँ कि आप उस स्ट्रेसफुल इवेंट से जो स्ट्रेस ले लिया, उस स्ट्रेस को खत्म कैसे करना है, हम हाउ ये टू बात कर रिजॉल्व द रहे हैं। स्ट्रेस। ओके यस, ओके आप थैंक यू। बर्नआउट पे ना थैंक यू। जाएं, स्ट्रेस को स्ट्रेस के लेवल पे ही खत्म कर लें, ये वो बात है। थैंक यू। उसमें आप बात कर ही रहे हैं तो हम ऐसे डिस्कशन में इसको ले जाते हैं कि आप बताएं, आपको ये स्ट्रेस हो गया, फर्ज करें आप क्लास में जी गए, जी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं था, प्लान्ड ऑफ किया हुआ था जो बीएस के बच्चे करते हैं। उस जी वक्त जी शदीद एम्बेरसमेंट होती है कि हम दीवारों को पढ़ाने आए हैं, व्हाट इज दिस। आप उस स्ट्रेस को लेके एक दफा भी हुआ आपके साथ, दो दफा भी हुआ, तीसरी दफा कोई ऐसा कमेंट बच्चे ने कर दिया जो आपके लिए जाती तौर पे समथिंग एम्बैरेसिंग भी हो गया, स्ट्रेसफुल तो हुआ ही। अब ये बात किससे की जाए, स्ट्रेस तो हो गया, या कभी आपने बहुत सारा काम किया और आपकी हेड ने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, एक दफा भी नहीं किया, दो दफा भी नहीं किया, स्ट्रेस तो क्रिएट हो गया। अब उस क्रिएटेड स्ट्रेस को कैसे रिजॉल्व करना है, आप अपना सोर्सेज में बताएं। मेरे ख्याल टाइम हमारा हो गया, हम 1 मिनट में बात को खत्म कर लेते हैं। इंटरनल या पर्सनल सपोर्ट के तौर पे इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए क्या चीज आप अपने सर्कल ए में लिखेंगे। अपनी रूटीन को बेहतर करेंगे, प्रोफेशनल स्किल को यूज करेंगे, टीचर अपनी हेड को कन्वे करेंगे बेटर वे में, ये हो सकता है। और अगर आपका कोई एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम ऐसा स्ट्रांग है, आपका कोई फ्रेंड वहां से हट के कॉलेज सेटिंग में नहीं किसी और से बात करेंगे, शायद वो आपको काउंसलिंग के 2 जुमले बोले और आप कंफर्टेबल हो जाएं। और फिर आपकी कोपिंग टूल क्या होगा उस वक्त, कि अगर स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है तो कोई रिलैक्सेशन ट्रेनिंग लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, क्या करेंगे। इस तरह की चीज आप सर्कल सी में लिख सकते हैं, और वो आपका एक सेट पैटर्न बन जाएगा जिसको आप विद पैसेज ऑफ टाइम या टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको इससे कोई बेहतर चीज मिल जाती है। आई थिंक इट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक एंड टाइम इज ओवर। कोई और तो नहीं बात करना चाह रहा। मुझे आपकी तरफ से भी अभी कोई रिप्लाई नहीं आया जिनसे मैं बात आबिद कर रही हुसैन, थी आप कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। आबिद हुसैन, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काइंडली करें, आपका माइक ऑन है। डॉक्टर मोहम्मद इमरान शाहिद, आपका माइक अलाउ कर दिया गया है। मैम आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो हम इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। ओके। अस्सलामुअलैकुम। 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 पहली मीटिंग में भी सवाल रहा मैंने कॉमेंट लिया सी लेकिन इधरों